अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई टॉपिक की नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, उर्दू के कवायद की जो ऑब्जेक्टिव थी वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग 200 से 300 के आसपास में कवर करने वाले थे। हालांकि उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, मगर अभी जो दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं उसका मेन रीजन ये है कि एग्जाम में बहुत कम टाइम है, और कम टाइम रहने की वजह से अगर किसी एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी दुश्वारियां आने लगेंगी, मुश्किल आने लगेंगी, क्योंकि एक ही टॉपिक को अगर हम लोग कवर करेंगे तो बाकी सारी जो टॉपिक रहेगी वो रह जाएगी। तो इसीलिए आज जो हम लेकर के आए हैं वो है निसाबी बिहार डीएलएड का जो निसाबी किताब है, जो 10th का जो बुक है जिससे क्वेश्चंस आएंगे, उसी में से आज हम लोग 100-200 के आसपास में जो है वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी वीवीआई क्वेश्चन में से आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो 10th के उर्दू किताब में है, उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जो लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस उर्दू एग्जाम जो दे रहे हैं उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी जो है इस चीज से फायदा हासिल हो सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो की तरफ लौटते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्यभट्ट और तिरंगना, आर्यभट्ट और तिरंगना माहौल। ठीक है, ये चैप्टर 1 है और इधर जो है चैप्टर 2 है। तो इसमें जो है हमने दो चीज को कवर किया है, दो चैप्टर को कवर किया है। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है आर्यभट्ट का। जो 10th की जो बुक में है वो पूरी बुक की जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो उसी में से देखते हैं आज हम लोग जो चैप्टर 1 है माहौल, आर्यभट्ट और तिरंगना। ठीक, तो उनमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें जो इसलिए मतलब इस चीज को कवर कराया जा रहा है क्योंकि बिहार डीएलएड में जो है वो सिर्फ से ज्यादा पूछते हैं, मुसन्निफ वगैरह हो गया या उसके निगारनामा हो गया, या ये सारी चीजें जो होती है वो ज्यादा पूछती है। इसीलिए ये पहला ये जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, चैप्टर 1 और पहला क्वेश्चन। ठीक, तो एक नंबर जो क्वेश्चन है वो है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 474 ईस्वी में, 475 ईस्वी में, 476 ईस्वी में, 450 ईस्वी में। तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश है वो ऑप्शन सी 476 ईस्वी में हुई थी। ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप थोड़ा कायदे से देख लीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से इनमें से जो है आपको 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर में 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो आप उनमें से 15 क्वेश्चन का जो है सही जवाब दे सकते हैं। तो आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी। ठीक, उसके बाद ये आर्यभट्ट वही है जिन्होंने जो है हमारे बिहार के आर्यभट्ट, ये वही साइंसदान है जिन्होंने शून्य का इजाद किया था, जिन्होंने जीरो, जिसको उर्दू में सिफर बोलते हैं, उसका इजाद इन्होंने ही किया था, आर्यभट्ट ने ही किया था। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। सूरज जो ग्रहण होता है वो कैसा वाकया है? तारीखी वाकया है, ज्योग्राफी वाकया है, मजहबी वाकया है, या फिर साइंसी वाकया है? तो सूरज ग्रहण जो होता है वो ज्योग्राफी वाकया से होता है, क्योंकि तारीखी ये कोई वाकया है नहीं, किसी तारीख या किसी चीज कोई ऐसी जो है हिस्ट्री है नहीं जिससे वो जो है होगा, क्योंकि ये जो है ये एक नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो नेचुरल जो होता है वो ज्योग्राफी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं आर्य सिद्धांत और सूत्र किताब जो है वो कहां लिखी गई थी। ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है तिरंगना, ऑप्शन सी में है खगोल, ऑप्शन डी में है गया। तो हम लोग आर्यभट्ट और तिरंगना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका यहां पर बी का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं आर्यभट्ट। चौथे नंबर पे आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहां कायम किया था? तजुर्बागाह जिसको हम लोग बोलते हैं वो मतलब इंग्लिश में आप उसको समझ लीजिए, जिसको हम लोग लैब बोलते हैं, जहां पर टेस्टिंग वगैरह होती है। जहां पर टेस्टिंग वगैरह होती है, जो लैब होता है, उसी को उर्दू में तजुर्बागाह कहते हैं। ठीक, तो आर्यभट्ट का अपना तजुर्बागाह कहां कायम किया था? आर्यभट्ट ने जो है अपना तजुर्बागाह कहां कायम किया था, मतलब अपना लैब जो है उसने पहला लैब कहां पे बनाया था? तो वो बनाया था तिरंगना में। कहां पे बनाया था? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे,
आर्यभट्ट तिरंगना के मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट तिरंगना के मुसन्निफ कौन है? लुत्फुर रहमान, अख्तर, अब्दुल मगनी या इनमें से कोई नहीं? देखिए आर्यभट्ट तिरंगना के मुसन्निफ आर्यभट्ट खुद हैं, तो यहां पर आर्यभट्ट का मतलब जिक्र नहीं हुआ है, तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं, आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई? मतलब उसकी जो मौत हुई थी वो कितने उम्र में हुई थी? उसकी मौत जो हुई थी वो 88 साल में हुई थी। उसकी मौत जो हुई थी वो 88 ईयर में उसकी जो है वो मौत हुई थी। ठीक, उसके बाद सातवें नंबर पे आते हैं, आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम के जो मुसन्निफ हैं वो आर्यभट्ट खुद है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं, किस साइंसदान ने साबित किया कि जमीन गोल है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिफर जो है, जीरो की जो इजाद जो आर्यभट्ट ने की थी, उन्होंने ही पहली बार जमीन गोल है इसकी भी खोज उन्होंने ही की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये सारी चीजें जहां पर उसका नाम आएगा, जिस जगह पे उसका नाम आएगा, नाम आने का मतलब ये नहीं कि किसी भी दूसरी चीज में उसका नाम दे दिया, नहीं, आप वहां पर क्वेश्चंस वगैरह जब देखेंगे तो आपको कहते हैं कि 50% जो है ना आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। तो इसलिए जब क्वेश्चंस आपके हाथ में आए तो उसको कम से कम 3 से 4 बार उस पूरे क्वेश्चंस को आप पढ़िए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद उसमें जो है आपका 50% आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पे, किस सितारा या सैयारा पर, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? सितारा या सैयारा जो बोलते हैं, सूरज और चांद के ऊपर में जब पर्दा पड़ जाता है तो उसको हम लोग ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहण बोलते हैं। जलजला तो जमीन जब हिलती है तब, सुनामी पानी में आता है, तूफान वगैरह जो हवा की तेज चलने से जो है तूफान आता है। ठीक, तो सूरज ग्रहण, किसी चांद या सूरज पर पर्दा पड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण कहते हैं। एक पर्दा पड़ना जो है बादलों वाला होता है, लेकिन वो वाला नहीं, एक ये यहाँ पर जो है एक खास करके बताया गया है कि चांद और सूरज पर जब पर्दा पड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पे आते हैं, 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ थोड़ा छोटा है इसलिए मैं पूरी तरह से पढ़ दे रहा हूं। 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो ये दोबारा इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि 2009 या उससे पहले जो हुआ होगा, लेकिन मौजूदा दौर में जो 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था उसको दोबारा देखने के लिए हमको कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये तो खैर किसी को नहीं पता है क्योंकि कोई गैबी इल्म नहीं रखता है, मगर एक क्या बोलते हैं उसको, प्रिडिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिडिक्शन की गई है कि उसकी जो है वो मतलब कितने सालों के बाद में देखने को मिलती है। ठीक है, तो 2009 के बाद से काउंट किया जाएगा कि उसके 2009 के बाद से काउंट होगा कि कितने साल के बाद में जो है दोबारा से हमको सूरज ग्रहण देखने के लिए मिलेगा। तो 123 साल, 125 साल, 127 साल, 130 साल। तो इसमें किताब के मुताबिक, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है, गैबी इल्म में तो किसी को है नहीं, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 123 साल के बाद में ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 123 साल के बाद में दोबारा जो है सूरज ग्रहण देखने को मिलेगा, जो कि आज से 15 साल पहले हुआ था। ठीक, उसके बाद आते हैं 11 नंबर पे, आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई थी? यहां लिखा हुआ आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, यहां लिखा हुआ आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई थी? तो बिहार, झारखंड, बंगाल, असम। तो ये जो है ये हमारे बिहार के ही एक साइंसदान थे, इनकी पैदाइश जो हुई थी वो बिहार में हुई थी, और ये बिहार के उस वक्त के बहुत बड़े साइंसदान थे जिन्होंने जीरो का इजाद किया, जिन्होंने पहली बार बताया कि सूरज गोल है। ठीक, और जिन्होंने बताया कि ये जो आपका जो है दोबारा जो सूरज ग्रहण होगा ये कितने सालों के बाद होगा, ये उसी की प्रिडिक्शन है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो आपका 11 क्वेश्चन था आर्यभट्ट से मुताल्लिक, 11 क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर हो गया। आर्यभट्ट के जो लाइफ से जो है जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके जो है सिलेबस में आएगा जरूर, ये आपके क्वेश्चंस में आएगा जरूर, क्योंकि ये आपका एक सिलेबस है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2, उर्दू ड्रामा निगार आगा हश्र लुत्फुर रहमान। ये तो था आर्यभट्ट का था। अब जो है लुत्फुर रहमान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लुत्फुर रहमान के बारे में। उर्दू ड्रामा निगार जो है वो उर्दू ड्रामा निगार जो थे लुत्फुर रहमान, अब हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसकी जो है उसकी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है, आपके निसाबी किताब का नाम क्या है? जो निसाबी किताब, ये इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका जो 10th का जो होता है, 10th के अकॉर्डिंग जो है ये दिया गया है। तो 10th में जो है निसाबी किताब जो होता है वो है कहकशां उर्दू। कहकशां उर्दू जो है वो आपका ये दरख्शां, कहकशां और दरख्शां, ये दोनों चीजें जो है ये दोनों किताबें वो पढ़ी जाती है, मगर इसमें से जो है इसमें ज्यादातर जो है कहकशां उर्दू आती है। ठीक है,
तो आपके निसाबी किताब का नाम अगर आपसे पूछेगा तो आपका 10th का जो किताब रहेगा आप उसको बता दीजिएगा। तो इसमें जो है ये दोनों जो है पढ़ाई जाती है हर स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निसाब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमुआ शामिल है, मतलब किताब में इसमें जो है 10th की बुक में जो है वो लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमुआ है जिसको हम लोग एक बोलते हैं मजमुआ उसको बोलते हैं जहां पर कई सारे जुमलों को मिला करके एक मजमुआ बनता है, जिसको हम लोग जैसे कलम के बारे में अगर कोई लिखने के लिए कहे तो हम लोग दो चार पेज का जो है एक पूरा का पूरा मजमुआ लिख देंगे। मजमुआ जमा की जमा है मजमुआ, ठीक है। तो मजमुआ कहते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे अल्फाज का मतलब ये हुआ कि उसमें जो एक आपको जो है एक चैप्टर होगा। तो इसमें बताया गया निसाब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमुआ है, ठीक है। तो लुत्फुर रहमान का जो है वो उर्दू ड्रामा निगाह और आगा हश्र है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पे लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे। तो वो लुत्फुर रहमान जो थे वो उस वक्त जो है किसी एक पार्टी के एमएलए थे, तो वो पार्टी जो थी वो राष्ट्रीय जनता दल थी। जो लुत्फुर रहमान जो जिस पार्टी के एमएलए थे वो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे बोसानम किसका मजमुआ है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया कि कई सारे जो है जुमले मिल करके एक मजमुआ बनते हैं, तो वैसे ही बोसानम किसका मजमुआ है। सोहेल अजीम आबादी, हसन नईम, लुत्फुर रहमान कोई नहीं, तो लुत्फुर रहमान ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर पे लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिले में हुई थी। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश जो है वो छपरा जिले में हुई थी। ये लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिले में हुई थी, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर 2 में लुत्फुर रहमान की हिस्ट्री में लुत्फुर रहमान के किसी एक किताब का नाम बताइए। लुत्फुर रहमान के किसी एक किताब का नाम बताइए। तो लुत्फुर रहमान की जो किताब है वो है मुकद्दमा शायरी, शेरो शायरी, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ऑप्शन नंबर 7 पे देखते हैं उर्दू ड्रामा निगारी आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है। तो लुत्फुर रहमान है, क्योंकि उसी के लाइफ से हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में जो है बताया जा रहा है। तो जब आपका इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 50% आंसर जो है वो वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे देखते हैं लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर पे लुत्फुर रहमान की वालिदा का क्या नाम था। लुत्फुर रहमान की वालिदा मतलब उनकी अम्मी का क्या नाम था। तो लुत्फुर रहमान की अम्मी का नाम बीबी आमिना था, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम था, ठीक। उसके बाद 10 नंबर पे देखते हैं लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था, मतलब उसकी जो पैदाइश की जगह थी जहां पर उसके आबाओ अजदाद रहते थे, जहां पर उसके माँ बाप रहते थे, उसको आबाई वतन कहते हैं। जहां पर माँ बाप रहते हैं उसको आबाई वतन कहते हैं। तो आबाई वतन जो उसका था रेवड़ा दरभंगा में था। आबाई वतन उसका रेवड़ा दरभंगा में, ना के जाले दरभंगा, बर्दीपुर दरभंगा, सुपौल। तो उसका जो आबाई वतन था वो रेवड़ा दरभंगा था, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल की। तो लुत्फुर रहमान जो है वो पीएचडी थे। लुत्फुर रहमान पीएचडी थे, पीएचडी। उस समय के जो लीडर हुआ करते थे, जैसा कि एमएलए भी थे वो, तो उस समय के लीडर पढ़े लिखे हुआ करते थे, आज की तरह नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 12 नंबर पे लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहां से किया था। मतलब उन्होंने अपनी जो है शुरुआती तालीम, जिसको तदरीसी दरसो तदरीस कहते हैं हम लोग, दर्स की जमा तदरीस है, तो उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम जो है कहां से हासिल की थी। तो उन्होंने शुरुआती जो है मेखला यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है शुरुआती तालीम की थी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लुत्फुर रहमान का शायरी मजमुआ कौन है। लुत्फुर रहमान का शायरी मजमुआ कौन है। तो लुत्फुर रहमान का फिक्रो जमील, लुत्फुर रहमान का फिक्रो जमील जो है ये तालीमी मजमुआ शायरी मजमुआ है। लुत्फुर रहमान का जो है शायरी मजमुआ फिक्रो जमील है, ठीक है। उसके बाद आगा हश्र कश्मीर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक जो है किस सिन्फ से है। तो आगा हश्र का कश्मीरी का ताल्लुक जो है वो ड्रामा से है। आगा हश्र का जो है वो ताल्लुक जो है वो ड्रामा से है। तो ये 2 चैप्टर आज क्लियर हो गए। उसके बाद दो या 3 चैप्टर कल आएगा। इसी तरह से आपको जो है 100-200 क्वेश्चन जो है आपको करा दिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख लिए हैं
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल की दूसरी वीडियो में इसी की जो है तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।